स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी? हाँ सर। देखो, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस क्या होता है? आज के डेट में ना अपने सोल प्रोप्राइटर करते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप करते हैं, एलएलपी करते हैं, यहां तक कोई हाँ। बात नहीं, कंपनी तो सब जानते हैं। हम्म। अब आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बिजनेस कम होता है, ये एक्चुअली में चैरिटेबल या हेल्पिंग पर्पस के लिए जाता है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है सोसाइटी एक्ट में। सोसाइटी एक्ट बोल के एक एक्ट है, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ। एक्चुअली में ये कोई बिजनेस नहीं है उस तरीके से। ये लोग एक एसोसिएशन फॉर्म करता है, जैसे लेबर लोग का ट्रेड यूनियन होता है, हाँ। बिजनेसमैन लोग का वो ट्रेड ऑफ कॉमर्स या ये बंगाल चैम्बर कॉमर्स, वो सब होता है बिजनेसमैन लोग का हाँ। यूनियन बाजी एसोसिएशन। वैसे ही ना ये सब चालू हुआ कि इंडिया में बहुत सारा बैकवर्ड एरिया था जिनको कोई उतना हेल्प नहीं पहुंचा रहा था। रूरल एरिया का किसान, उन लोगों को लोन के लिए प्रॉब्लम, मार्केटिंग को लेके प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट एक कंसेप्ट लेकर आया, एसोसिएशन बना लो तुम लोग। मान लो इस एरिया में बहुत सारा शुगर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है, वो लोग हाँ। सब आपस में टीम बना लिया, एसोसिएशन, शुगर एसोसिएशन। जरूरी नहीं है सब एक ही बिजनेस कर रहा है, शुगर एसोसिएशन भी हो सकता है, या फिर हावड़ा एरिया में जूट, शुगर, कॉटन, बहुत सारा इंडस्ट्री है, मान लो सब मिलके एक हाँ। एसोसिएशन बना लिया, हावड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम्म। वैसे तुम लोग आजकल, अपने लोग आजकल अपार्टमेंट में रहते हैं, हाँ। ये 4 बिल्डिंग, 5 बिल्डिंग, 10 बिल्डिंग का अपार्टमेंट, हाँ। उनका भी एसोसिएशन होता है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम्म। तो इस तरीके से बहुत सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है जो लोग उसका मेंबर बनेगा हम्म। उसका हेल्प करना, मेंबर लोग का इंटरेस्ट में काम करना, मेंबर को कम रेट पे लोन देना, मेंबर को मार्केटिंग में मदद करना। जैसे आप मान लिया हम बिल्डिंग में रहता है, मेरा बिल्डिंग का कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाँ हम्म। रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी, द 368 कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन। हाँ। अब मेरा बिल्डिंग में जितना लोग है उनको लिफ्ट फैसिलिटी मिलेगा, उनको दरबान का फैसिलिटी मिलेगा, उनको नीचे गाड़ी पार्किंग का जगह मिलेगा थोड़ा सा। अगर प्रॉपर पार्किंग खरीदो तो अलग बात है, वरना बाइक वाइक हो तो साइड में पार्क कर दो। तो ये क्या हो रहा है, जो लोग इस बिल्डिंग में रह रहे हैं उनको हेल्प मिल रही है, कोई प्रोग्राम होगा तो उनको इन्वाइट किया जाएगा, जो छोड़ देगा वो गया, जो नया आएगा फिर नया मेंबर। तो यही होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन पहला बात तो स्टेट गवर्नमेंट देता है, हर स्टेट का अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है। हाँ। लेकिन लॉ पूरा इंडिया में एक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। लॉ पूरा इंडिया में एक है, रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है। हाँ। ये लोग जनरली बनाता है बहुत सारा पर्पस के लिए, जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल समझाया, मल्टी स्टेट सोलर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मिंग हम्म। कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसा बैंक सुनते हैं ना, कोऑपरेटिव बैंक। हाँ सर। एक्चुअली में ये कंसेप्ट पहले शहरों में नहीं था, कोऑपरेटिव बैंक था रूरल एरिया, बैकवर्ड एरिया के लिए जहां ज्यादा बैंकिंग सिस्टम नहीं है, हाँ। ताकि वहां का किसान लोग को इजीली लोन मिल सके। तो वही लोग एक सोसाइटी फ्रेम कर लिया जिसमें बैंकिंग बिजनेस चालू किया, सब मेंबर लोग फंड जमा कर दिया। अब जिस मेंबर हाँ। को लोन चाहिए उसको कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। हाँ। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एरिया का किसान लोग आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका अमूल। हम्म। अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी गुजरात में चालू हुआ था, साणंद एरिया बोल के एरिया है, बहुत सारा दूध का काम करने वाला, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी फार्मिंग करने वाला लोग आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया था, जो बाद में पूरा इंडिया लेवल पे आ गया। देखो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी बोला, डेयरी फार्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, रियल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सब बनता है ताकि बिजनेस को मदद मिल सके। ये लोग रीजनेबल रेट पर लोन देगा मेंबर लोग को, डेमोक्रेसी होगा, मेंबर लोग का वोटिंग पावर होगा, 1 मेंबर 1 वोट। यहाँ पे ये नहीं होगा कि तुम ज्यादा बड़ा आदमी है तो तेरा ज्यादा वोटिंग पावर, मेरा कम। शेयर होल्डिंग की तरह नहीं है कि तेरा 100 शेयर है तो तेरा 100 वोट माना जाएगा, मेरा 10 शेयर है तो मेरा 10 वोट माना जाएगा। सबका एक एक। सबका एक वोट, 1 मेंबर 1 वोट। अब जैसे इस बिल्डिंग में हम लोग फ्लैट में रहते हैं, अब किसी हाँ। फ्लैट में हो सकता है ज्यादा लोग रहते हैं, किसी फ्लैट में कम, फैमिली हाँ। वाइज, तो हर फैमिली का एक वोट। अब ऐसा नहीं है कि मेरे घर में 5 लोग हैं
तो 5 वोट गिनेगा, किसी के घर में 3 है तो 3 ही वोट गिनेगा। नहीं, एक फैमिली एक फैमिली एक वोट, 1 मेंबर 1 वोट, फैमिली मेंबर होगा ना यहाँ पे, तो पर्सन इंडिविजुअल इंसान मेंबर नहीं होगा। हाँ हाँ जिसके सर। नाम पे फ्लैट रजिस्टर्ड है वही आदमी मेंबर कहलाएगा। यस। अच्छा, इसमें भी एक पॉइंट, मान लो अब एक ही फ्लैट 2 आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड है तो दोनों का मिला के 1 वोट होगा। जैसे मेरा घर मेरी और मेरी मम्मी के नाम पे है हाँ तो दोनों का अलग 2 वोट नहीं होगा कि बिल्डिंग का कोई मीटिंग हो रहा है तो 2 वोट होगा, 1 वोट होगा। एक ही वोट होगा। सर यहाँ पे ओनरशिप की तरह लगेगा तुमको कि तुम यहाँ पे ओनर है, हर मेंबर यहाँ पे ओनर है। सर साउंड नहीं आ रहा था। अब आ रहा है? हाँ सर। हर मेंबर यहाँ पे ओनर है। हाँ इसका अपना कुछ रूल रेगुलेशन होगा पर उतना टफ रूल नहीं होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम लॉ का कंप्लायंस करना पड़ता है, ज्यादा कंप्लायंस नहीं है। तो ये सर इसका एडवांटेज। हाँ अब यहाँ पे तुमको एग्जांपल केस स्टडी दिया, बोलता प्रतीक हैज स्टडीड अबाउट मास फार्मिंग एंड हैज बीन कीन इन यूनाइटिंग फार्मर्स इन वेरियस स्टेट बाय फॉर्मिंग अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो पढ़ा है कि एक साथ बहुत किसान लोग फार्मिंग करें तो उनको फायदा होता है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाना चाहते हैं, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। वो तुमसे पूछ रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या फॉर्मेलिटीज होगा। तो देखो यहाँ पे बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या क्या, पहले तो उसका एक फॉर्म नंबर 1 है वो भरना पड़ेगा, किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कंपनी का रजिस्ट्रार होता है आरओसी, पार्टनरशिप फर्म का होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, वैसे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल के वहां जाओ, फॉर्म 1 फाइलिंग करो। वहां पे तुमको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि सोसाइटी का बैंक अकाउंट कहाँ पे है। हाँ सोसाइटी का पहले बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा सोसाइटी का, बाई लॉज रूल्स, उसका 4 कॉपी जमा देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए तुमको 2 कैटेगरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन हर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिस जिस स्टेट में तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना चाहते हैं। मिनिमम मेंबर एटलीस्ट 50 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट, उनका आईडी प्रूफ लगेगा। उनमें से एक मेंबर को चीफ प्रोमोटर बनाना पड़ेगा। अब तुम सोसाइटी का पहले मीटिंग बुलाओ, एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन का कॉपी भी जमा देना पड़ेगा। सोसाइटी का एक ईमेल एड्रेस है, जो चीफ प्रोमोटर है उसका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, वो सब देना पड़ेगा। ठीक है? हाँ सर। और तुम जिस पर्पस के लिए सोसाइटी बनाए उसके अलावा कोई और काम नहीं करेगा, इस बात का तुमको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। अब तुम बनाए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम क्या है हाउसिंग, और तुम वहां पे कमर्शियल पर्पस के लिए भाड़ा पे दे रहे हो, मतलब उसके अंदर तुम ऑफिसेस बनाने के लिए भाड़ा पे दे रहे हो, वो नहीं चलेगा। तो फिर तुमको रजिस्ट्रेशन में लेना पड़ेगा कि कमर्शियल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हाँ तो रजिस्ट्रेशन लेते वक्त तुमको क्लियर कट बताना है तुम क्या करने जा रहे हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट लोग भी ऐसे ही रजिस्ट्रेशन लेता है। तो अब अगर हम गरीबों का या बूढ़े लोगों के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है, वो वाला एसोसिएशन बनाया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया है, अब हम वहां पर कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, इस बात का हमको एफिडेविट देना पड़ेगा। हम जिस चीज के लिए बना रहे हैं उस पर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है। मान लो हम कोई प्रॉपर्टी भाड़ा में ले रखे हैं तो भाड़ा वाला को उस बात को ऑब्जेक्शन नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। चीफ प्रमोटर को एक रिटर्न में एफिडेविट देना पड़ेगा। तो हम बोल ही दिया कि जिस पर्पस के लिए वही सब काम करोगे और कोई काम नहीं करोगे। ये सब डॉक्यूमेंट साइन होगा जिसपे चीफ प्रमोटर का साइन होगा और जमा कर दो। इसी के एक्ट में तुमको पढ़ा है चैरिटेबल ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए अलग से एक एक्ट है। हाँ तो जो पर्सन क्रिएट करता है ट्रस्ट उसको ऑथर बोलते हैं। जो ट्रस्ट को चलाएगा वो ट्रस्टी हुआ। हाँ जिसके लिए वो ट्रस्ट बना है वो बेनिफिशियरी हुए। ट्रस्ट का प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर्ड होगा, लेकिन वो यूज होगा केवल जिनके लिए बना है उनके लिए। और ट्रस्ट का जो डॉक्यूमेंट होगा डिक्लेरेशन, उसी को इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, मतलब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ट्रस्ट का। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब जनरली लोग एक ही बात समझता है, चैरिटेबल ट्रस्ट। हाँ नहीं, ट्रस्ट का बेसिक मीनिंग है तुमको कोई चीज संभालने दी है किसी और के बेनिफिट के लिए।
हम्म जैसे मान लो तुमको अपना प्रॉपर्टी संभालने दी है और हम बोले मेरी बीवी मेरे बाद मेरी बीवी बच्चों को उसमें से खर्चा के लिए पैसा दे देना, और जब मेरा बच्चा 18 साल का हो जाए तो फिर वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर देना। हाँ ये भी ट्रस्ट है, ठीक है ना, ये भी एक हाँ ट्रस्ट सर। है। जैसे होता है कभी कभी मान लो कोई आदमी का डेथ हो गया तो कोर्ट बोलता है कि बच्चा अभी छोटा है और बच्चे का मान लो कोई पेरेंट नहीं बचा है, तो हाँ मान लो उसका कोई दूर का चाचा दूर का मामा है, कोर्ट क्या बोलेगा, तुम इस बच्चे के ब्याह पे ये प्रॉपर्टी संभालो, बच्चे को भी तुम संभालोगे, तुम्हारा खर्चा यहीं से रिकवर करोगे तुम, लेकिन जब बच्चा 18 का हो जाएगा प्रॉपर्टी बच्चे के नाम में ट्रांसफर कर दो। हाँ हिंदी पिक्चर में होता है ना, उसके बाद वो बड़ा उनके आदमी बदमाश निकलता है, हाँ उसको सर। लगता है बच्चा को प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, उससे पहले बच्चे को मार दो जान से। तो वो सब कहानी यहाँ पे बताया जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, स्टेट द पर्पस फॉर विच ट्रस्ट में बी क्रिएटेड। कौन कौन सा पर्पस है जिसके लिए ट्रस्ट क्रिएट होगा। सिंपल बोला है सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए, कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए ट्रस्ट नहीं बना सकते। हम्म तो लॉफुल किसको बोला ये नहीं बताया, लॉफुल किसको बोला, अनलॉफुल किसको बोला वो बता दिया। अगर वो लॉ मना किया वो काम करने के लिए वो अनलॉफुल है। लॉ का कोई प्रोविजन ब्रीच हो रहा है तो अनलॉफुल है, किसी के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है उस चक्कर में तो वो अनलॉफुल है, हाँ किसी को इंजरी हो रहा है तुम्हारे उस ट्रस्ट बनाने के चक्कर में वो भी अनलॉफुल है, किसी का प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है तुम्हारा ट्रस्ट बनाने में वो भी अनलॉफुल है, कोई इमोरल काम कर रहा है जो कोर्ट की नजर में इमोरल है वो भी अनलॉफुल है, और जो पब्लिक के हाँ अगेंस्ट में है वो भी अनलॉफुल है। तो सारा अनलॉफुल एग्रीमेंट ही वॉइड होता है, तो वो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी वॉइड ही हो जाएगा। हाँ अब बोला एक दो काम का यहाँ पे यही टॉपिक है एकमात्र, रिवोकेबल एंड इरिवोकेबल ट्रस्ट क्या होता है। एक होता है तुमको कोई सामान दिया संभालने के लिए हाँ और हम तुमको पहले ही बोल दिया इतना टाइम के बाद ही हमको वापस मिल जाएगा, मतलब जब हम तुमको कोई चीज हैंडओवर कर रहे हैं हम उसमें कंडीशन लगा रहे हैं कि हमको वापस कब और कैसे मिलेगा। यस ये होता है रिवोकेबल ट्रस्ट, मतलब हम तुमको ट्रस्ट में दे रहे हैं बट वो ट्रस्ट कैंसिल भी होगा एक टाइम के बाद। और एक होता है इरिवोकेबल, मतलब कभी भी वापस करने का बात नहीं करना, ठीक है। हाँ सर। तो यही बोला रिवोकेबल ट्रस्ट क्या है, वन विच इज रिवोकेबल when it is created for a non-testamentary instrument or orally or a power of revocation। हम डॉक्यूमेंट में लिखा है या ये पावर रखा है अपने पास कि ये चीज हमको वापस मिल जाएगी, हम इस पे अपना राइट को रिजर्व रखा है। जैसे मान लो तुमको एक ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग तुमको हम रहने के लिए दी है, तुम्हारा नाम कर दिया, बट ये बोल के कि तुम इसको बेच नहीं पाओगे या मेरे जब भी तुमको छोड़ना होगा मेरे को ही वापस दोगे तुम इसको। तो ये हो गया रिवोकेबल, ठीक है। यस सर। हाँ सर। इरिवोकेबल मतलब अगर हम ये बोले कभी वापस नहीं करना, ठीक है। यस सर। तो यहां पे देखो क्या बोला, अ ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल मे बी रिवोक्ड एट द प्लेजर ऑफ द टेस्टर। देखो ये बात समझना, एक बाप है वो मरने के पहले सोचा विल बना ले, हाँ वो विल बनाया कि मेरा ये वाला प्रॉपर्टी बेटे के नाम, ये वाला प्रॉपर्टी बेटी के नाम, ये वाला प्रॉपर्टी मेरे वाइफ के नाम, ठीक। हाँ हाँ सर। मेरे मरने के बाद, ठीक बात। हाँ लेकिन बेटा जी अगर वो मरने के पहले अपना विल बदलना चाहे तो बदल सकता है। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे बोला। तो विल वगैरह वाला केस में इरिवोकेबल ट्रस्ट रिवोकेबल ट्रस्ट है। हम बोला है मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे वाइफ को मिल जाएगा, हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करके कोर्ट का पेपर पे स्टैम्प करके बना के दिया, हाँ अब हमें बदलना चाहता है उसको, आई कैन, है ना, हम कर सकते हैं ना ये चीज। हाँ सर आप कर सकते हैं। क्या हमको ये लिखना जरूरी था विल बनाते वक्त कि विल हम कभी भी चेंज कर सकते हैं? हाँ सर। नहीं, लिखना जरूरी नहीं है। रुको रुको, तुम गलती कर रहे हो। हम विल लिखा, हमको ये कहीं लिखने का दरकार नहीं है कि विल हम कभी भी चाहे तो कैंसिल कर दें। विल होता ही यही है कि जब तक हम जिंदा है हम कभी भी बदल सकते हैं।
बदल सकते हैं। हाँ। हाँ, ये लिखना जरूरी नहीं है ना बेटा। सर समझ गए। हम बिल बना दिया, हम नहीं लिखा, लेकिन अब 1 साल बाद ही मेरा मन हो गया नहीं, ये प्रॉपर्टी हम अपने बेटे को नहीं देंगे, हाँ तो मेरा बेटा कोर्ट में ये केस करके नहीं बोल सकता कि कहाँ लिखा हुआ था कि विल चेंज हो जाएगा। एक बार डॉक्यूमेंट बन गया, बन गया, नहीं ऐसा नहीं होता, विल रिवोकेबल होता है। तो ये एक यस सर। एग्जाम्पल था कि बिल रिवोकेबल होता है। हाँ तो ये तो बोला ट्रस्ट अदरवाइज क्रिएटेड कैन बी रिवोक्ड ओनली। विल को छोड़ के अगर और कोई ट्रस्ट का बात करें तो वो कब कब रिवोक हो सकता है, अनलेस वो सारा पार्टी इस बात को रेडी है। विल में हम एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाए कि ये प्रॉपर्टी हम देवराज को देते हैं रहने के लिए, ठीक है। हाँ सर। वहां हम कहीं नहीं लिखा कि ये प्रॉपर्टी हमको वापस मिल जाएगी, हिसाब से तो ये रिवोकेबल है, हिसाब से ये इरिवोकेबल है। हाँ सर। लेकिन अब हम और देवराज दोनों रेडी है कि ठीक है चलो ये एग्रीमेंट को बदल दो, तब क्या दिक्कत है? किसी लॉ को प्रॉब्लम है क्या जब दोनों पार्टी रेडी है बदलने को? नहीं सर। हाँ, तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हम लिखते वक्त वहां नहीं लिखा तो ये कभी भी कैंसिल हो सकता है या मेरे को वापस मिल जाएगा, तब भी चेंज कर सकते हैं अगर ऑल पार्टी रेडी है तो। एक पॉइंट तो ये बोला, या फिर वो सेकंड पॉइंट तो नॉर्मल बात है कि हम लिखा ही है कि ये प्रॉपर्टी हम देवराज को रहने के लिए दे रहे हैं, खाली जब देवराज छोड़ेगा ये प्रॉपर्टी वापस मेरा हो जाए। ये तो लिख ही दिया, तो लिखने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ यानी दो बात समझा रहा है, विल हो तो बिना लिखे भी रिवोक हो सकता है, यस। नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो जो इरिवोकेबल था लेकिन सब पार्टी रेडी है तो भी रिवोक हो सकता है, और अगर हम ये लिख दिया है तो भी रिवोक हो सकता है कि हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। और चौथा केस बोला, मान लो कोई कंडीशन लगा के हम तुमको दिया था, तुम पेमेंट करोगे तो ये प्रॉपर्टी, तो हम तुम्हारा प्रॉपर्टी नाम कर दिया तुम्हारे, और वहां पे लिखा हुआ है तुम हमको 15 लाख रुपया दोगे और ये फ्लैट तुम्हारा हो गया। हम तुमको फ्लैट हैंडओवर कर दिया, पेपर तुमको हैंडओवर कर दिया, डॉक्यूमेंट पे लिख के तुमको दे दिया, ट्रांसफर्ड। अब लेकिन 3 महीना 4 महीना 6 महीने का पेमेंट का बात हुआ था, हाँ वो पीरियड निकल गया, तुम पैसा ही नहीं दे रहे हो, क्या वो ट्रांसफर कैंसिल हो सकता है? बोलो, सोचो एक चीज, एक घर हम तुम्हारे नाम पे अभी लिख दिया, सोल्ड, ठीक है। हेलो हेलो, देवराज हम तुमको एक फ्लैट आज सोल्ड कर दिया, सोल्ड, ट्रांसफर्ड, पेपर पे साइन वाइन करके तुमको दे दिया, ठीक है। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब बात हुआ था कि 6 मंथ में तुम हमको पे कर देगा, यस सर। 6 मंथ खत्म, हम नहीं लिखा था अगर तुम पैसा नहीं दिया तो प्रॉपर्टी मेरा वापस हो जाएगा, क्या ये लिखना जरूरी भी है? क्या अब हम कैंसिल कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को? हाँ कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि पेमेंट नहीं दिया। हाँ ऑब्वियस बात है, यानी कुछ कंडीशन लगाए थे पेमेंट का, और अगर वो पूरा नहीं हो तो ऑब्वियस बात है ट्रस्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब केस में ट्रस्ट कैंसिल हो सकता है, हाँ ठीक है। यस नेक्स्ट बोला, ट्रस्ट और एजेंसी में क्या फर्क है? तो ट्रस्ट में हम तुमको कोई चीज का ओनरशिप दे रहे हैं, बट एजेंसी में हम तुमको कोई चीज का ऑथराइजेशन दे रहे हैं। हाँ ट्रस्ट में तुम ओनर बन जा रहे हैं एक तरीके से, लेकिन एजेंसी में हम तुमको सिर्फ पावर दे रहे हैं मेरे बिहाफ में डील करने का। जो देता है वो ट्रस्टी कहलाता है, जिसको मिल रहा है, सॉरी, ठीक है। हाँ और यहां पर एजेंट कहलाता है। यस। ट्रस्टी का खुद का अपना राइट्स होता है, एजेंट का अपना कोई राइट्स नहीं होता, सिर्फ प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है। हाँ ट्रस्टी हर बात के लिए पर्सनली भी लाइबल होगा, कुछ गड़बड़ हुआ उस ट्रस्ट में तो, हाँ अब वो बिल्डिंग में आग लग गया, हाँ तो बेनिफिशियरी को पकड़े कि ट्रस्टी को पकड़े?
ट्रस्टी को, हाँ, लेकिन तुम माल का डिलीवरी नहीं दे पाया तो एजेंट को पकड़े कि ओनर को पकड़े? एजेंट को। ओनर को। सर, तुम मेरा डील हाँ करवा दिया, तुम मेरा हाँ अभिषेक हाँ सर से डील करवा दिया, हाँ अब हम माल नहीं दे पा रहे हैं, हाँ, तो तो ओनर तेरे को पे केस पकड़े, होगा कि मेरे पे केस होगा? ओनर पे। हाँ, गुड्स का ओनर पे ना, एजेंट क्या करेगा अब इसमें? हाँ हाँ वही चीज बोला, ठीक है। और हाँ ट्रस्ट में इंडियन ट्रस्ट एक्ट फॉलो होता है, जबकि एजेंसी में हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो होता है। यस सर। बोला व्हाट आर द की टैक्स एग्जम्पशन अवेलेबल टू ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट को या कोई भी ट्रस्ट को क्या क्या एग्जम्पशन मिलता है टैक्स में? तो सबसे पहले बोला उसको सेक्शन 10 का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है इनकम टैक्स में, और सेक्शन 11, दो सेक्शन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सेक्शन 10 बोलता है कि चाहे वो हॉस्पिटल हो, कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हो, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, खादी विलेज इंडस्ट्री हो, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, उनको टैक्स में पूरा माफी है, ठीक है। और सेक्शन 11 बोलता है जो उनको डोनेशन देगा ना, हाँ उनको डोनेशन पे भी टैक्स में छूट है। तो ट्रस्ट को भी छूट है सेक्शन 10 में, और हाँ जो डोनेशन दे रहा है उसको सेक्शन 11 में उसको भी छूट है। हाँ ट्रस्ट को कोई भी इनकम भी होगा ना, उसमें भी ट्रस्ट को छूट है। तो तीन बात का छूट का बात किया। ट्रस्ट को कोई डोनेशन मिलेगा, ट्रस्ट को भी उस पर टैक्स नहीं देना है, हाँ, और जो डोनेशन दे रहा है उसको भी इनकम टैक्स में छूट ठीक है। मिलेगा। हाँ और जिनका क्या बोलते हैं, कोई बाद में ट्रस्ट को कोई इनकम हुआ उस प्रॉपर्टी से, हाँ रेंट मिला, ट्रस्ट को एक घर डोनेट हुआ, वो घर जो टैक्स ट्रस्ट को मिला उस पर टैक्स नहीं, हाँ, जो डोनेट किया उसको भी टैक्स नहीं, यस, और अब उस घर से रेंट इनकम आया ट्रस्ट को, हाँ उस पर भी टैक्स नहीं, यस, ठीक है। हाँ सर, लेकिन रियल एक ही बात होगा, तुम जिस पर्पस के लिए बनाया है उसी हाँ पर्पस के लिए पैसा खर्चा होना चाहिए, ठीक है। हाँ ट्रस्ट कितने टाइप का होता है, तो प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में बता रहे हैं। प्राइवेट ट्रस्ट कितने टाइप का है, तो पहले बोला नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, मतलब ऑल इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ बेनिफिशियरी, और एक हाँ होता है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, बेनिफिशियरी अननोन है, तो ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर देखो, अगर डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है हाँ, तो फिर बेनिफिशियरी के हाथ में टैक्सेबल होगा, ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। इसका एक मस्त एग्जांपल देते हैं। एक माइनर चाइल्ड को कोई इनकम हुआ, हाँ, माइनर चाइल्ड का इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? पेरेंट के हाथ में। पेरेंट हाथ में। हाँ, कौन सा पेरेंट के हाथ में? जिस पेरेंट का हायर इनकम है। ये हो गया ओ, नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। मतलब दोनों मिलकर ट्रस्ट नहीं बनाए, बच्चा ये नहीं बोला मेरा इनकम पेरेंट के हाथ में जाएगा, कि भाई नेचुरल है, तो उस हाँ, केस में हायर पेरेंट वाला इनकम के हाथ में टैक्सेबल। ओके, मतलब एक बच्चा, तुमको इसमें बता देते हैं, बच्चा अगर हैंडीकैप है तो फिर बच्चे के हाथ में टैक्सेबल होगा, और बच्चा हाँ अगर कोई स्किल या एफर्ट से पैसा कमाता है, बच्चा डांस करके कमाया, हाँ, तब फिर बच्चा के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन मान लो बच्चे के नाम पे उसके दादाजी एक प्रॉपर्टी कर दी, प्रॉपर्टी से रेंट आया, हाँ, तो वो पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होता है। इसी को बोलते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, ओ, ठीक है। हाँ सर, और अगर किसके कौन बेनिफिशियरी है वो पता ही नहीं है, तो फिर ट्रस्ट के हाथ में मैक्सिमम रेट पे टैक्सेबल है। इतना पढ़ने का दरकार नहीं है इसे, ठीक है। ओके सर। तुम टैक्स का ट्रस्ट प्लानिंग कर सकते हो, टैक्स ये सब नहीं पढ़ने का दरकार है, छोड़ दीजिए। ट्रस्ट क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है? ट्रस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय एनी पर्सन ओवर 18 ईयर्स। साउंड माइंड होना चाहिए और कैपेबल होना चाहिए। हाँ, और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए तुमको ट्रस्ट का एक नेम डिसाइड करना होगा, एड्रेस बनाना होगा, ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है वो बताना पड़ेगा, ट्रस्ट का एक सेटलर बनाना पड़ेगा जो ट्रस्ट का पूरा काम देखेगा, ट्रस्टी बनाना पड़ेगा, वो भी दो,
और ट्रस्ट के नाम पे प्रॉपर्टी बाई करना पड़ेगा। अब ट्रस्ट का तुम एक डीड क्रिएट करोगे, सिग्नेचर करोगे, सारा पेपर पे डीड पे ट्रस्टी का साइन होगा, स्टैम्प पेपर पे बनेगा ये ट्रस्ट का डीड, एक रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा तुमको, और विटनेस होना चाहिए, विटनेस के सामने सिग्नेचर करना पड़ेगा, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब तुम सब कुछ जमा कर दोगे तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ। और वही क्वेश्चन दोबारा पूछा, देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन, केस स्टडी बना के, यू एंड पी वांट टू क्रिएट ए ट्रस्ट, तो बताओ क्या क्या रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन साइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट फिर से लगेगा, फिर वही बताया, सिग्नेचर पे ट्रस्टी का साइन होगा और विटनेस का भी साइन होगा, स्टैम्प ड्यूटी पे पेपर बनेगा, बैंक अकाउंट सेपरेट खुलेगा ट्रस्ट के नाम का, मतलब किसी आदमी के नाम पे बैंक अकाउंट काम नहीं करेगा। सर आपने तो पिछले दिन ही बोला था कि सिर्फ सोल प्रॉपर्टीज के अलावा बाकी सब में अलग अलग पैन कार्ड बनेगा, अलग पैन भी बनेगा, अलग बैंक अकाउंट भी खुलेगा। हाँ, अलग बैंक अकाउंट बनेगा। सेपरेट सोल प्रोप्राइटर में भी एक्चुअल ना, तुम जैसे मान ले देवराज सोल प्रोप्राइटर बिजनेस खोला, हाँ, अब तुम अपना बैंक अकाउंट भी यूज कर सकते हैं और अलग से बना सकते और हैं। अलग से करेंट अकाउंट भी खोल सकता है बिजनेस का। हाँ, लेकिन बाकी जितना बिजनेस है, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, कोऑपरेटिव, हाँ, पॉलिटिकल पार्टी, सबके लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। कोई आदमी का बैंक अकाउंट यह काम नहीं करे, ठीक है। हाँ सर। अब तुमको यहाँ पे एक डिफरेंस बिटवीन पूछा है, प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे क्या बोले, प्राइवेट ट्रस्ट बेनिफिशियरीज आर डेफिनेट। प्राइवेट ट्रस्ट यानी वो जो तुम और हम क्रिएट करते हैं, जहां पे किसको बेनिफिट मिलेगा वो फिक्स है। हाँ, लेकिन जो गवर्नमेंट ट्रस्ट होता है या ऐसा बहुत सारा ट्रस्ट होता है जो जनरल पब्लिक के भलाई के लिए बन रहा है, भाई पब्लिक एट लार्ज के लिए, हाँ, उसको बोलते हैं पब्लिक ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट कुछ इंडिविजुअल फैमिलीज चलाते हैं, जबकि पब्लिक ट्रस्ट जनरली पब्लिक एट लार्ज के लिए चलाता है, मेनली गवर्नमेंट ही चलाता है। प्राइवेट भी होता है वो, पब्लिक प्राइवेट लोग भी चलाता है उसको, लेकिन वो किसी सेक्शन के लिए नहीं, वो सबके लिए। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, हम एक जैन मंदिर खोला और उसको ट्रस्ट बनाया, तो जैन मंदिर में जो लोग आ रहे हैं जैनी लोग, उनके लिए हो रहे हैं। हाँ, लेकिन एक नॉर्मल ऐसे ही कुछ क्या बोलते हैं एनजीओ खुला जहां पे हर धर्म का लोग आ सकते हैं, वो हो गया पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक एट लार्ज के लिए हो, ठीक है। हाँ, प्राइवेट टैक्स आर सब्जेक्ट टू रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। प्राइवेट टैक्स का रूल थोड़ा टफ होता है प्राइवेट ट्रस्ट का, हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा एग्जम्पशन या एक्सेप्शन मिलता है पब्लिक ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट खत्म हो जाता है अगर वो एग्रीमेंट टूट गया तो। पब्लिक ट्रस्ट जनरली ऐसे खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है। यही कहानी है इसमें, कुछ नहीं। एग्जाम्पल दिया है। अब आया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट टू 1860। एक्चुअली में ये आप पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर तुम पढ़ चुके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2002। हाँ सर। चीज वही है, लेकिन यहां पर भी तुमको पहले मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। मेमोरेंडम में तो सोसाइटी का नाम, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, जो लोग रहेगा वहां पे, डायरेक्टर फैक्टर उनका पूरा, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, मिनिमम 3 मेंबर का साइन होना पड़ेगा, मैक्सिमम मेंबर वही सेम। हाँ, अच्छा, इसके लिए 50 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, ऊपर चार्ज नहीं बताया सर। तब का था ये? हाँ, ये पुराना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, मेरे हिसाब से ये पढ़ने की जरूरत है। तो सब हो गया, एक ही एक बात हाँ। घुमा फिरा के पूछ रहे हैं सर एक ही सर, पुराना प्लान ही पूछ रहा है सर। खत्म। ओके सर। हो गया मोटा मोटी।